नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुखू करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम अहम खबरों की ओर और वहीं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी से। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी और संघ प्रतिनिधियों की आज समन्वय बैठक है। निराला नगर स्थित संघ कार्यालय में ये अहम बैठक होनी है। एजेंडे में पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा और इसी के साथ विधान परिषद की 11 सीटें, हाल ही में जो जोधपुर में हुई थी, राष्ट्रीय समन्वय बैठक होनी है। भाजपा संघ के बीच तालमेल को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी, जहां क्षेत्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी और संघ प्रतिनिधियों के बीच ये समन्वय बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। एजेंडे में पंचायत चुनाव और साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होना है। भाजपा संघ के बीच तालमेल को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए ये अहम बैठक की जा रही है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन को लेकर बातचीत होनी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे तमाम जानकारी भी लेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अहम बैठक होनी है, विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी अहम बैठक की जाएगी और इसी के साथ पंचायत चुनाव को लेकर भी, और इसमें जिस तरीके से संघ भी शामिल होने वाला है, तो क्या कुछ मायने जो है इस पूरी बैठक के सामने आते हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और संघ की समन्वय बैठक है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और सब तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो बैठक में शामिल होंगे और संघ के तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो बैठक में आज शामिल होंगे। और ये बैठक 10 बजे से शुरू हो चुकी है। इस बैठक में खासकर आगामी जो पंचायत चुनाव हैं, क्योंकि सबसे पहले पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव जो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसका सेमीफाइनल देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आएंगी, यानी कहीं न कहीं उस पार्टी की जमीन को मजबूत होगी और निश्चित रूप से इस पंचायत चुनाव में 2027 का बहुत कुछ इशारा भी देके जाएगा पंचायत चुनाव। अब यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ में तल्खियां देखने को मिली थी, जिसका खामियाजा भी भाजपा को उठाना पड़ा, और मुझे लगता है उसके बाद तमाम कई बैठकों का समन्वय बैठक का दौर जारी हुआ और आज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच समन्वय बैठक है। इस समन्वय बैठक पे आपसी तालमेल बनाते हुए और जो पंचायत चुनाव है उसको और 2027 का विधानसभा चुनाव फिर से कैसे उत्तर प्रदेश में जीता जाए, तीसरी बार योगी की कैसे सरकार बनाई जाए, ये सब चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और भारतीय जनता पार्टी की जमीन कैसे मजबूत होगी और संगठन को किस तरीके से क्या निर्देश देता है कि कैसे काम करना है, क्या आने वाले समय में क्या आवश्यकताएं है, क्या सरकार की, केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां है तो घर घर तक पहुंचाना है। और जो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, जो सेवा पखवाड़ा अभी 17 तारीख से चलेगा, उसको किस तरीके से संघ इसमें किस तरीके से सहयोग कर सकता है, किस तरीके से और उत्सव को, हालांकि इस सेवा पखवाड़ा में 18 प्रकार के जो कार्यक्रम है वो चलाए जाएंगे। वो चाहे ब्लड डोनेशन की बात करें, वृक्षारोपण की बात करें, या तमाम ऐसे लोगों के सेवा भाव की बात करें, ऐसे तमाम ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यूथ के लिए, रोजगार के लिए भी एक कार्यक्रम लखनऊ में किया जा रहा है जिसमें 100 कंपनियां आ रही हैं। तो कुल मिला के आज की जो बैठक काफी महत्वपूर्ण है, चुनाव के देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी संगठन को देखते हुए, और ये पिछले चुनाव में भी देखने को मिला है कि जब संघ भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चलता है तो 2014 से और अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। इसी को देखते हुए ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक के बाद पता लगेगा कि इस बैठक में क्या क्या एजेंडे तैयार किए गए हैं, किन किन एजेंडों पे भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और आने वाले समय में कार्यक्रमों में किस तरीके से काम करना है, कैसे चुनाव जीतने का मंत्र संघ और संगठन में तैयार होता है और क्या आगे कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं।
जी बिल्कुल अनूप जी, ये तो बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या कुछ एजेंडे रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर पहले से ही पूरी तरीके से योगी सरकार अब धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। सीएम यहाँ पर योगी की भी बात करें, चाहे बीजेपी की सरकार की बात करें, तो वो बिल्कुल भी समय बर्बाद करते हुए नजर नहीं आ रही है। और अभी जैसे समय है, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर पूरी तरीके से किस तरीके से एजेंडा बनाना है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, उसको लेकर अभी से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अनूप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतती है और दूसरे की तैयारी शुरू कर देती है। अभी उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं, शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि उनके जो यूथ वोटर हैं उनके वोट बनवाए जाएं, फिर चुनाव जब हो तो उनके वोट डलवाए जाएं और गिनती के समय वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहें। यानी देखिए कि आने वाले चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही प्लानिंग है कि यूथ को कैसे आकर्षण किया जाए, यूथ को कैसे कैप्चर किया जाए। और जब कोई व्यक्ति या फिर किसी पार्टी किसी यूथ का वोट बनवाती है, यानी कहीं न कहीं उससे संपर्क बढ़ता है और धीरे धीरे उस पार्टी का ही हो जाता है उस बार। मुझे ऐसा देखने को पिछली बार तमाम चुनाव में मिलता है और भारतीय जनता पार्टी वही कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार से चाहे संघ और भाजपा के समन्वय बैठक की बात करें या प्रधानमंत्री के सेवा पखवाड़ा के माध्यम से जनता तक पहुंचने की बात करें या तमाम रोजगार मेले लगा करके, स्वास्थ्य मेले लगा करके, ब्लड डोनेट करके, अस्पतालों में जो मरीज हैं उनकी सेवा भाव करके, ऐसे तमाम कार्यक्रम हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जनता तक पहुंचने की कोशिश करेगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को मजबूत करेगी और आने वाले चुनाव, चाहे शिक्षक और स्नातक एमएलसी 11 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है या पंचायत चुनाव है उनको लेकर के, या फिर आगामी जो सबसे बड़ा यानी सबसे दिलचस्प होने वाले चुनाव 2027 का है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रदर्शन करेगी, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी, सरकार, संगठन और संघ सभी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। क्योंकि 2027 का चुनाव इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा जो विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी भी कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि पीडीए के सहारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जाए। अब भारतीय जनता पार्टी पीडीए को कैसे मात देगी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी को हराएगी, कांग्रेस पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ में हालांकि गठबंधन है, अलायंस है उत्तर प्रदेश में, उसको किस तरीके से काम करेगी, ओबीसी चेहरे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिताऊ प्रत्याशी की तलाश होगी कि किस तरीके से जाति समीकरण सीट पर फिट बैठे। हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव कोई भी हो, जाति समीकरण काफी मायने रखते हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कई मायनों में वो जब प्रत्याशी का चुनाव मंथन करती है, चुनाव करती है, तो उसमें अपनी उनकी लोकप्रियता, जाति समीकरण क्या है और क्षेत्र की जनता का क्या मत है, ये सब ऐसे तमाम चीजों पर मंथन करती है, उसके बाद ही प्रत्याशी उतारती है। मुझे लगता है इस बार समाजवादी पार्टी भी पूरे बल और दमखम के साथ उतरेगी, इस बार कोशिश करेगी पंचायत चुनाव में, क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाले 2027 का सेमीफाइनल माना जाएगा। वो इसलिए क्योंकि पंचायत चुनाव गांव की सरकार होती है और गांव की सरकार जब किसी पार्टी की मजबूत होती है तो आने वाले जो चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हो या लोकसभा के हो या फिर एमएलसीओ के हो, जैसे भी, उसमें कहीं न कहीं काफी मजबूती मिलती है और वो चुनाव, गांव की सरकार के चुनाव काफी कुछ मजबूत कर जाते हैं उस पार्टी को, जब उस आगे आने वाले समय में पार्टी चुनाव लड़ती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। सभी चुनाव के मद्देनजर, आगामी चुनाव के मद्देनजर बैठकों का दौर जारी या फिर जनसंपर्क, ऐसे तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चला रही ताकि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज की जाए। जी बिल्कुल अनुपम जी, ये तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब बीजेपी रणनीति अपनाती हुई नजर आएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो लखनऊ में बीजेपी और संघ प्रतिनिधियों की समन्वय बैठक होनी है। इसी बीच विधानसभा चुनाव 2027 और पंचायत चुनाव को लेकर भी बातचीत की जाएगी और कई यहां पर महत्वपूर्ण चेहरे मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर दोनों के ही बीच, चाहे वो संघ हो बीजेपी हो, समन्वय बैठक जारी रहेगी और आगामी रणनीति और एजेंडों पर तमाम चर्चा की जाएगी कि किस तरीके की रणनीति होने वाली है और किस तरीके से जन जन तक पहुंचा जाए। चलिए इसी बीच रुको करेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की सीएम योगी से मुलाकात हुई है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी हैं देवेंद्र और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से शिक्षकों को भी यहाँ पर राहत मिल रही है या नहीं, इस पर भी विचार विमर्श। देवेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षकोत्तर कर्मियों को भी कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने पर बातचीत की। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की सीएम योगी से इसको लेकर अहम मुलाकात हुई है और क्षेत्र में एमएलसी हैं देवेंद्र। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से शिक्षकों पर संकट आ सकता है, इसको लेकर सीएम के साथ विधायी और न्याय विधायकों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। कैशलेस चिकित्सकों को सुविधा देने के लिए भी बातचीत करते हुए देवेंद्र प्रताप सीएम योगी से नजर आएंगे। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन है, यहाँ पर देवेंद्र प्रताप और शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बातचीत के लिए मुलाकात कर रहे हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षकोत्तर कर्मियों पर भी कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने पर बात रखी है। एक और बड़ी खबर, एक और अहम जानकारी चित्रकूट से बड़ी खबर चित्रकूट से सामने आ रही है, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का चित्रकूट दौरा है। आज अमौसी एयरपोर्ट से हवाई पट्टी से चित्रकूट पहुंचेंगे। जनप्रतिनिधि पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक भी करेंगे। बैठक के बाद अधिकारियों संग समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आ सकते हैं। रतन पप्पा कुंभार की 116वीं जयंती पर शोभा यात्रा है और प्रजापति महासम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे डिप्टी सीएम। 3 बजे चित्रकूट एयरपोर्ट से दिल्ली जाएंगे केशव प्रसाद। चित्रकूट से अहम जानकारी, जहां पर अमौसी एयरपोर्ट से हवाई पट्टी चित्रकूट तक पहुंचेंगे। जनप्रतिनिधि पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक करते हुए नजर आएंगे। वहीं बैठक के बाद अधिकारियों संग समीक्षा बैठक भी की जाएगी। रतन पप्पा कुंभार की 116वीं जयंती शोभा यात्रा के अवसर पर जाएंगे और इसी के साथ प्रजापति महासम्मेलन में शामिल होंगे, जहां पर डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। 3 बजे चित्रकूट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और आज उनका चित्रकूट दौरा अमौसी एयरपोर्ट से हवाई पट्टी पर यहां पर चित्रकूट पहुंचेंगे। इसी दौरान कई जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। खास मौके पर रतन पप्पा के कुंभार की 116वीं जयंती पर दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। चित्रकूट एयरपोर्ट से यहां पर पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का है आज दौरा और अमौसी एयरपोर्ट से हवाई पट्टी चित्रकूट पहुंचेंगे। अहम जानकारी, खास मौके के दिन ये दौरा रहने वाला है। बैठक के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। खास मौका रतन पप्पा कुंभार की 116वीं जयंती के अवसर पर यहां पर डिप्टी सीएम का दौरा रहने वाला है। एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी, बसपा से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां बसपा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मायावती ने समधी अशोक सिद्धार्थ को केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया। छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात की जिम्मेदारी अब उन्हें सौंप दी है। यहाँ पर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी सौंपा गया है सेक्टर 4 और डॉक्टर लालजी मेधांकर को मिला है सेक्टर 5। वही अतर सिंह राव को सेक्टर 6 की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वही आकाश आनंद करेंगे सभी सेक्टरों को कोऑर्डिनेट। समीक्षा, बड़ा बदलाव बसपा करते हुए नजर आ रही है। मायावती ने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को कोऑर्डिनेटर केंद्रीय बनाया है। छत्तीसगढ़, हिमाचल और इसी के साथ जम्मू कश्मीर और गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रणधीर सिंह बेनीवाला की बात करें तो उन्हें सेक्टर 4 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं डॉक्टर लाल मधावली को
सेक्टर 5 और अदर सिंह को सेक्टर 6 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बसपा में बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अब मायावती ने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अनूप कुमार जुड़ चुके हैं। अनूप जी, बड़ा फेरबदल बसपा में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ मायने? क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर आप देखें कि आकाश आनंद जिसको लेकर लगातार सुर्खियां देखने को मिलती है, कभी पार्टी छोड़ देते हैं, कभी ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसी बीच बड़ा फेरबदल, किस किस को क्या क्या अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं बसपा में? देखिए, बीएसपी एक बार फिर से अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए और कई बार बीएसपी बदलाव कर चुकी है। तो चाहे आकाश आनंद को जिम्मेदारी देने की बात की हो या आकाश आनंद को हटाने की बात मायावती ने फैसले लिए, तमाम ऐसे कड़े फैसले लिए मायावती ने कि बीएसपी की जमीन को मजबूत हो और आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके। इस बार बीएसपी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही है और आगामी 2027 के जो विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं उसको लेकर मायावती कई बैठक भी कर चुकी हैं। बूथ स्तर के जो नेता हैं उनको मजबूत करने के लिए उनसे सीधे संपर्क करके और भारतीय जनता पार्टी को कैसे मात दी जा सके आने वाले चुनाव में, और बीएसपी की जमीन को मजबूत हो और आने वाले चुनाव में बीएसपी बेहतर प्रदर्शन करे, इसको लेकर तमाम बैठकें भी हो चुकी हैं। अब एक बड़ा फेरबदल बीएसपी में हुआ है। हालांकि इसके पहले जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ, इनको दोनों लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मायावती के सगे भतीजे हैं आकाश आनंद और ये सगे समझी हैं अशोक सिद्धार्थ, इनको दोनों लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया था। लेकिन वो परिवार के तालमेल या फिर एक पास बैठने के बाद ये सब मामले खत्म हो चुके हैं। आपकी जो दूरियां हुई थी, पारिवारिक जो कलह बीएसपी में एक बार उभरी थी, वो सब खत्म हो चुका है। आकाश आनंद की भी वापसी हुई है, अब अशोक सिद्धार्थ की भी वापसी हो चुकी है। उनको केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, अपने समझी को बनाया है अशोक सिद्धार्थ को। 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गुजरात की। ये 4 राज्यों में मजबूती से अपनी पकड़ बनाएंगे, बीएसपी का वहां पर परचम लहराने के लिए वहां संगठन को मजबूत करेंगे। ये सब काम अशोक सिद्धार्थ को सौंपा गया है। और आप देखिए यहाँ पर तमाम जो नेता हैं उनको भी, हालांकि इससे पहले जो इसकी जिम्मेदारी थी रणधीर सिंह बेनीवाल देख रहे थे, अब तमाम जो नेता हैं वो चाहे मेघांकर की बात करें, उनको अलग से जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व विधायक धर्म सिंह, उनके पास पहले विभाग थे, रामजी गौतम, इनके पास जिस तरीके से जिम्मेदारी लगी हुई थी। लेकिन ये सब दायित्वों को सौंपने के बाद भी देखिए कि मायावती ने एक बड़ा खेल कर दिया कि इन सब जिम्मेदारियों के बाद आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी दी है वो सभी सेक्टर केंद्रीय कोऑर्डिनेटर कार्यों की समीक्षा का दायित्व पार्टी को उनको सौंपा है और राष्ट्रीय संयोजक आनंद को बनाया गया। यानी तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो काम तो करेंगे प्रदेशों में, लेकिन उनकी समीक्षा जो है वो आकाश आनंद करेंगे। यानी कहीं न कहीं आकाश आनंद यूथ को कनेक्ट करेंगे। आकाश आनंद यूथ है और ये कहा भी जाता है जिस पार्टी में यूथ की भागीदारी बढ़ जाती है उस पार्टी की सरकार आ जाती है, ये समझिए, ऐसा उसका संगठन मजबूत हो जाता है। तो एक बार फिर से मायावती ने वो चाल अपनी राजनीति चली है कि आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। आकाश आनंद सबका काम देखेंगे, किस प्रदेश में कैसा काम हो रहा है, समन्वय संभाल के समन्वय बनाएंगे और काम देखेंगे। दूसरा, आकाश आनंद अब उत्तर प्रदेश समेत तमाम जो जिम्मेदारियां मिली थी उसमें अपनी पार्टी को मजबूत करना, यूथ को कनेक्ट करना। अब हालांकि देखिए आने वाला समय ही बताएगा कि यूथ बीएसपी से कितना कनेक्ट हो पाता है। आकाश आनंद की चुनौतियां हालांकि बड़ी हैं, इस चुनौतियों पे आकाश आनंद कैसे खरा उतरते हैं, अशोक सिद्धार्थ कैसा खरे उतर पाते हैं, चुनौतियों पर कैसे काम करते हैं, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बार फिर से बीएसपी में बड़ा फेरबदल करते हुए मायावती ने ये साफ कर दिया है कि हल नेताओं की जिम्मेदारी बांट दी है। जी बिल्कुल अनुपम जी, ये तो अब जी बिल्कुल अनूप, देखने वाली बात होगी कि बसपा में जिस तरीके से फेरबदल किया गया अब उसका फायदा होने वाला है या नुकसान, और जिस रणनीति के साथ ये फेरबदल किया गया है युवाओं को जोड़ने के लिए, ये आगे जुड़ पाएंगे। यानी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए इसी बीच रुको करेंगे लखनऊ से आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया है। टेक ऑफ से पहले इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी देखने को मिली। इंडिगो फ्लाइट 6E2111 में तकनीकी खराबी देखने को मिली। अब बड़ा हादसा टलता हुआ नजर आया। रनवे पर अचानक रोक दिया गया था विमान। यात्रियों में भी इसको लेकर अफरा तफरी देखने को मिली, जिसके बाद हड़कंप का माहौल हो गया। सभी यात्री सुरक्षित वापस ले आए गए हैं और दूसरे विमान में यात्रियों को भेज दिया गया है। लखनऊ से बड़े हादसे के टलने की खबर, जहां बिल्ले इंजन में ये तकनीकी गड़बड़ी देखी गई और जांच जारी है और इंजीनियरों की टीम लगातार कारणों की तलाश कर रही है। लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां टेक ऑफ के दौरान फ्लाइट में तकनीकी खराबी देखने को मिली और रनवे पर अचानक विमान रोक दिया गया। इस बीच लखनऊ से एक और अहम जानकारी, एक और बड़ी खबर, जहां लखनऊ में सपा कार्यालय पर पोस्टर वार से सियासत गर्मा गई है। पोस्टर में समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी की तुलना शुरू हो गई और सपा शासनकाल की 5 बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई गई। बीजेपी शासनकाल में यहां पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है और पोस्टर में लिखा गया है कि साफ तौर पर फर्क साफ है। यहाँ पर सपा कार्यालय पर पोस्टर वॉर से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर यहाँ पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सपा शासनकाल की 5 बड़ी उपलब्धियां गिनाई गई है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। बीजेपी शासनकाल में कार्रवाई न करने और इसी के साथ बसपा की 5 बड़ी उपलब्धियों को पोस्टर के जरिए गिनाया गया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया, जहां बसपा कार्यालय के बाहर भाजपा की ओर से कार्रवाई न करने के पोस्टर लगाए गए हैं। इसी बीच रुको करेंगे एक और अहम जानकारी, बड़ी खबर की ओर। बस्ती से जो सामने आ रही है बड़ी खबर, पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है। ट्रक से 251 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बस्ती से बड़ी खबर, जहां लगभग 18 लाख बताई जा रही है शराब की कीमत और घी के कनास्तरों के नीचे रखी गई थी ये पेटियां। मड़वा नगर टोल प्लाजा के पास रूटीन चेकिंग के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस और आबकारी संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है, जिस दौरान दोनों ही टीमों को बड़ी सफलता हाथ लगी। लगभग 18 लाख के करीब शराब बरामद की गई है, जिससे कि घी के कनस्तरों के एक ट्रक जिसका नंबर यूपी 81 BT 6663 है, वो मड़वा नगर टोल प्लाजा से पकड़ी गई है, जिसमें करीब 251 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। विभिन्न ब्रांड की है, डिस्काउंट प्रीमियम विस्की है, ब्लू स्ट्रोक है और इंपीरियल स्टाइल ब्रांड की शराब पकड़ी गई है, जो सेल फॉर उसके लेवल पे सेल फॉर हरियाणा चंडीगढ़ वाले लिखा गया। बरामद शराब की कीमत तकरीबन 18 लाख है। सर कहाँ जा रही थी ये बिहार जा रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जनता टीवी के साथ।